अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम टॉपिक नंबर 5.2 को डिस्कस करते हैं, मास ऑफ अर्थ। तो ये मास ऑफ अर्थ यानी ज़मीन की मास हम आज मालूम करेंगे कि ज़मीन की मास कितनी है। तो ये मास हम कहाँ से मालूम कर सकते हैं? तो न्यूटन लॉ की वजह से, जो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ था, उसी लॉ की वजह से हम अपनी अर्थ की भी मास मालूम कर सकते हैं, हत्ता कि हम सन की भी मास मालूम कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मगर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हम उसकी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी स्टार्स है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उस न्यूटन फार्मूले की वजह से हम उसको बासानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो हमें जो मालूम हुई है, हेल्प साइंटिस्ट्स, इसने मदद की है साइंटिस्ट की टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी प्लेनेट, कि साइंटिस्ट किसी भी प्लेनेट की मास को बासानी से कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल सन, अर्थ एंड स्टार्स। सन्स की भी हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थ की भी, और स्टार्स दूसरे प्लेनेट्स की भी हम मास जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या है, जमीन की मास को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है MO। लेट सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये जमीन के सरफेस पर पड़ी हुई है। ये जो पूरी की पूरी ये जमीन की एक सरफेस जमीन है, पूरी की पूरी, ये जो गोल आपको नजर आ रहा है, ये पूरी जमीन है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास को मैंने M0 या MO से रिप्रेजेंट किया है। MO भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी से कहते हैं, या हम इसको M0 भी कह सकते हैं। और दूसरी जो हमारी मास है, जो जमीन है, उसकी मास को हमने रिप्रेजेंट किया है ME से। अब आपकी बुक में ये कहा गया है कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर जो फासला है जमीन के सेंटर तक, वो फासला नियरली जमीन की रेडियस के बराबर होती है। यानी अब आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी ऐसी जगह पर पड़ी हो जो किसी टॉप जगह पर पड़ी हो, तो फिर रेडियस आप पर ज्यादा हो जाती है, यानी वो रेडियस के फासले पर नहीं है। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट लेट सपोज किसी ऐसी जगह पर है, जमीन के किसी ऊंची जगह पर ये ऑब्जेक्ट मैंने रखी है, तो फिर इसके दरमियान और जमीन के सेंटर के दरमियान जो फासला है वो रेडियस के बराबर नहीं होगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है किसी ऐसी जगह पर हो कि वो लो हो, अगर इसी तरफ जगह पर पड़ा हो, तो फिर ऑब्जेक्ट के सेंटर से जमीन के सेंटर के दरमियान जो फासला है वो भी रेडियस के एग्जैक्ट बराबर नहीं होती। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो मास है और जमीन जो है, इनके दरमियान जो फासला है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो नियरली इक्वल है। नियरली का वर्ड इसलिए यूज किया है कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, ये नियरली इक्वल होती है जमीन की रेडियस की। यहाँ पर एक और बात भी जान लीजिए कि ये इस फासले को हम इग्नोर करते हैं, यानी हम इस फासले को ऑब्जेक्ट के सेंटर से सिर्फ लेते ही नहीं, हम इस ऑब्जेक्ट के शुरू से ये फासला लेते हैं कि ये फासला ऑब्जेक्ट के शुरू से और दूसरे ऑब्जेक्ट जो जमीन है उनके सेंटर के दरमियान जो फासला है वो रेडियस के बराबर। देखो क्यों हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम फासला है, रेडियस के मुकाबले में ये बहुत कम है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं और ये फासले को हम इसको यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये जमीन भी एक मास है और ये दूसरा भी एक मास है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। तो ये जमीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, किस फोर्स के साथ? और फोर्स हम मालूम कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से कि Fg इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि Fg इज इक्वल टू G, मैं सपोज करता हूँ कि m1 है वो m0 है या mo है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और m2 है me मास ऑफ अर्थ, और r स्क्वायर यहाँ पर मैं इसी जगह पर r की जगह e पुट करता हूँ, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इन दोनों के दरमियान जो फासला है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इसी वजह से मैंने r के साथ e लिख दिया। अब यही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि सपोज लेट आप इसी जगह पर सपोज भी लिखते हैं या लेट भी कह सकते हैं, कंसिडर भी कह सकते हैं, जो आपको आसान हो वो आप लिखते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m0, लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है m0 इज प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो जमीन की सरफेस पर प्लेस हुई है, जिस जमीन की मास जो है me है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए बॉडी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ RE इज शोन इन द फिगर। इसमें भी यही मैंने लिखा है कि इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर और जमीन के सेंटर के दरमियान जो फासला है वो नियरली जमीन की रेडियस के बराबर होता है, और ये सारी की सारी प्रोसेस
हमने यहाँ पर शो किया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास MO है या M0 है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट है जो कि ज़मीन है जिसकी मास ME है। इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर ज़मीन के सेंटर के तक जो फासला है वो नियरली इक्वल है ज़मीन के रेडियस की। तो मैंने वहीं पर से ये सारी पुटिंग कर दी। अब स्टूडेंट एक और बात को याद रख लीजिए, हम कहते हैं कि ज़मीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी ज़मीन इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको इसमें पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये जो यूनिवर्सल फार्मूला है और जो वेट है ये दोनों सेम ही चीजें हैं, मगर सिर्फ फर्क इतना है कि यूनिवर्सल है, तमाम कायनात में किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये अप्लाई हो सकती है, और वेट जब हम किसी ऑब्जेक्ट का निकालते हैं तो वो महदूद होती है, जमीन के सरफेस के साथ हम खास करते हैं। यानी ये इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट के दरमियान और सेम चीज कौन सी है और कौन सी इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस खैर इतना है नहीं, लेकिन इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसको लिंक भी दी है। ये स्मॉल जी, ये जी क्या चीज है, और ये जो एक स्मॉल जी है जो कि इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो भाई अब यहाँ पर देखिए, इस ऑब्जेक्ट को जमीन अपनी तरफ खींच रही है, कितने फोर्स के साथ, हम कहां से मालूम कर सकते हैं? सिंपली हम इस ऑब्जेक्ट की वेट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट पर जमीन इतनी फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। लेट सपोज अगर ऑब्जेक्ट की मास 5 किलोग्राम है, लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूँ 5 किलोग्राम है। अब मैं कहता हूँ कि न्यूटन यूनिवर्सल फार्मूले के मुताबिक या न्यूटन लॉस यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक ये मास इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, कितनी फोर्स के साथ वो तो हमें मालूम नहीं है, तो मास से हमें मालूम कर सकते हैं। इसी तरह भी हम मालूम कर सकते हैं, इसी तरह भी हम मालूम कर सकते हैं W इज इक्वल टू mg। यहाँ पर वेट मास कितनी है 5 और g की वैल्यू है 10, 5 10s are 50, तो 50 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट की वेट है। जमीन इस ऑब्जेक्ट को 50 न्यूटन फोर्स के साथ नीचे की तरफ खींच रही है। तो वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये दोनों एक ही चीजें हैं। हम कहते हैं कि जमीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स के साथ खींचती है, जो फोर्स हम यहाँ से मालूम करते हैं। और वो फोर्स कहाँ से हम मालूम कर सकते हैं? हम सिंपली इस ऑब्जेक्ट का वेट भी निकालेंगे तो भी हमें पता चलेगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन MO या mass of object, the force acting on MO is equal to the weight of this object of MO। यानी MO पर जमीन जितनी फोर्स लगाती है वो फोर्स किसके इक्वल है? इस MO की वेट की। तो हम लिखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू W और यानी वेट, और W इक्वल है mg की, और यहाँ पर हम कौन सी मास की बात कर रहे हैं? m0 की। तो ये बन जाएगा m0g। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस fg की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं कि पुट इक्वेशन नंबर 2 in 1 in equation number 1, so we will get equation number 1 becomes m0g is equal to g m0 me divided by re square। अब यहाँ पर देखिए ये m0 और ये m0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रह जाएगा g is equal to g me डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा G RE स्क्वायर इज इक्वल टू G ME। हमने मास मालूम करनी है तो हम इस कैपिटल G को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप G। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन इस तरह बन जाएगा ME is equal to G RE square divided by G। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी प्लेनेट की मास को निकाल सकते हैं। जब हमें उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो और हमारे पास उसकी रेडियस गिवन हो,
और यू जी तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो हर जगह पर यू ही रहती है, तो हम किसी भी प्लेनेट की मास को आसानी से मालूम कर सकते हैं। आइए हम जमीन की मास को कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यू के हेल्प से। तो स्टूडेंट हम जमीन की मास को कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास निकल आया, ME इज इक्वल टू GRE² डिवाइडेड बाय G। तो इस G की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ ये मालूम, साइंसदानों ने ये मालूम किया है, साइंटिस्ट ने, कि रेडियस ऑफ अर्थ ये बराबर है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। और यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी मालूम है। तो अब मैं सिंपल यहाँ पर G की वैल्यू फुट करता हूँ, जो कि ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू फुट की, और नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फुट की, तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। स्टूडेंट ये सारी कैलकुलेशन जो है हम आपके बुक में हो चुकी है, तो इसी वजह से मैंने ये स्टेप थोड़ा शॉर्ट लिया। अब मैं इतना करता हूँ कि आपके लिए जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से किलोग्राम यूनिट आती है, इन तमाम यूनिट से मैं इसको आपस में कट करता हूँ। तो जी की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट है मीटर, लेकिन जब ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे जो कैपिटल G है यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि न्यूटन बराबर है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, ये अपनी जगह पर आ गया। और मैंने इस न्यूटन की जगह पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड मैंने नीचे यहाँ पर लगा, किलोग्राम ही मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया, और ये मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर। तो अब देखिए ये वाला मीटर और ये वाला मीटर कैंसिल, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, ये सेकंड स्क्वायर ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल। अब क्या रह गया, ये किलोग्राम कैंसिल हो गया इस किलोग्राम के स्क्वायर के साथ। जब हम इस किलोग्राम को एक शिफ्ट यहाँ पर देंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम -1, यानी पावर -1 होगी। जब एक शिफ्ट और देंगे ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर आ जाएगा किलोग्राम +1। तो हम इसके साथ +1 सारे से लिखते ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी +1 इसकी पावर है। तो मास ऑफ अर्थ की यूनिट इसी तरह के किलोग्राम आती है।